हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 सोशियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि आपका सेकंड बुक से रिलेटेड है, वो कवर कराऊंगा। उसके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने जो चैप्टर है वो फिनिश करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है बटन पे क्लिक करके चैप्टर को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ एमसीक्यू, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं 2021 में, जो बच्चे एग्जाम देंगे, तो उनके अंदर क्या रखा गया है, सीबीएसई की तरफ से जो प्रपोजल रखा गया है उसके अंदर एमसीक्यू जो आएंगे आपके 50% आपसे आस्क किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट हो गए एमसीक्यू। तो इसलिए मैं सोशियोलॉजी के हर एक चैप्टर के एमसीक्यू भी साथ साथ लेके चलूंगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। तो देखिए, ये आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं 1 मार्क्स वाले। तो कुछ होते हैं आपके ऑप्शनल, कुछ होते हैं आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड यानी कथन को सही करो, गलत कथन होता है, कुछ होते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स यानी डैश वाले, और कुछ होते हैं आपके जो डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 लाइनर वाले। तो मैंने आपके लिए सारे अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर रखे हैं, ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड कर सके हर एक क्वेश्चन को। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित तटीय नगर की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो आपको ये बताना है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत के अंदर आया था, उसके अंदर जो राज्य थे भारत के, उनमें से किसकी जो भूमिका थी वो सबसे ज्यादा थी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या फिर उपयुक्त तीनों। तो देखिए, जो इसका आंसर है करेक्ट वो है उपयुक्त तीनों। तो बम्बई हो, कोलकाता हो या फिर मद्रास हो, इन तीनों की अर्थव्यवस्था जो थी काफी इंपॉर्टेंट थी। सेकंड जो क्वेश्चन है कि किसके द्वारा भारतीय गांव पर नगरों के प्रभाव को लिखा गया। तो देखिए, ऑप्शन क्या कह रहे हैं। ए ऑप्शन कह रहे हैं MSA राव, बी है आपका श्रीनिवास, सी है AR देसाई, डी है सर सैयद अहमद खान। तो अगर आपने लेसन पढ़ा तो आपको अच्छे से पता है कि जो गाँव के, भारतीय गाँव पर नगरों का जो प्रभाव जिन्होंने लिखा उनका नाम था MSA राव। तो देखिए, उन्होंने इसमें क्या कहा था, कुछ गांव ऐसे हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। जो बहुत सारे प्रवासी होते हैं, केवल भारतीय नगरों में नहीं बल्कि वह विदेशों में भी माइग्रेट करते हैं यानी कि प्रवास करते हैं। आगे उन्होंने ये कहा था कि जो शहरी प्रभाव है उन गांवों में भी देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के पास में स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई के अंदर क्या होता है कि आयरन और स्टील के उद्योगीकरण लगे हुए यानी इंडस्ट्रीज लगी हुई है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड, यानी आपको कथन दे रखा होगा, उसके अंदर जो गलत कथन होगा उसे आपको रिप्लेस करना है सही कथन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कथन सही लिखे। तो आपका जो ऑप्शन ए है उसमें ये लिखा है कि औपनिवेशिक सरकार अंगूर की बागवानी के लिए गलत तरीकों से मजदूरों की भर्ती करती थी। तो देखिए, अगर आपने अच्छे तरीके से लेसन पढ़ा तो आपको ये पता होगा जो बागवानी होती थी वो चाय की होती थी, यानी चाय की बागवानी। तो इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज थे मजदूरों को जबरदस्ती इस चाय की बागवानी में लगाते थे और ज्यादा से ज्यादा उनसे उत्पादन की अपेक्षा रखते थे, और वह खुद तो अच्छे तरीके से रहते थे, लेकिन उन मजदूरों को क्या करते थे, जबरदस्ती काम करवाते थे और उन्हें वेतन जो था वो भी नाम मात्र ही देते थे। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है चाय की बागवानी। बी देखिए क्या कह रहे हैं कि बागानों के मालिक जो होते थे अंग्रेज और उनकी मैम यानी उनकी वाइफ, वह दयनीय स्थिति में रहते थे। ये तो ऑलरेडी इतना गलत है। दयनीय स्थिति तो वो होती है जो कि एक उदास वाली होती है, जिसके पास पैसा वैसा नहीं है, लेकिन अंग्रेज तो और उनकी मैम क्या करते हैं, विशाल बंगले में रहा करते थे। तो इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है विशाल बंगले। तीसरा ये है कि भारत में सड़कों पर बाएं चलना, ब्रेड ऑमलेट खाना, नेक टाई पहनना उपनिवेशवाद का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये सारी चीजें ही उपनिवेशवाद का हिस्सा है। इसे ही हम पश्चिमीकरण की देन कहते हैं। चाहे आप ब्रेड ऑमलेट खाओ, खान पान का क्षेत्र हो, रहन सहन का क्षेत्र हो, आपके कपड़े पहनने का, तो ये सभी चीजें कहाँ से है, पश्चिमीकरण की देन है। तो इसलिए जो इसके नहीं की जगह आपको काट देना और ये लिख देना कि ये इसका हिस्सा है। और चौथा देखिए क्या कहता है कि आधुनिक नगर जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, जो कि उपनिवेशिक शासन में काफी प्रचलित हुए थे, फेमस हुए थे, वह कमजोर होते गए। वह कमजोर नहीं हुए, वह उपयुक्त होते गए, यानी इनके और वैल्यू बढ़ती चली गई। तो आई होप आप ये स्टेटमेंट से रिलेटेड अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे।
आगे वो कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स के बारे में बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 के इतने सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है कि एक स्तर पर एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन को डैश कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेशवाद में क्या होता है कि एक शक्तिशाली देश जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली है, तो वह एक ऐसे देश के ऊपर अपना शासन करता है जहां पर वह अपना सारा व्यापार कर सके। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल था वो था ब्रिटिशों द्वारा भारत के ऊपर 150 से 200 साल तक किया हुआ शासन। ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि उपनिवेशवाद के दौरान मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन डैश व डैश थे। तो देखिए उपनिवेशवाद के दौरान जो मुख्य संरचनात्मक परिवर्तन थे वह था पहला औद्योगिकरण और दूसरा था नगरीकरण, जो कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि औद्योगिकरण के आने से ही नगरीकरण जो था वो काफी तेजी से बढ़ता चला गया। ठीक है। तीसरा ये कह रहा है कि डैश एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो होता है वह कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, जो पूंजीवाद है यानी आपका जो कैपिटलिज्म है वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व होता है वह कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें लोग जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के ऊपर जोर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है पूंजीवाद वाली। चौथा ये कहता है कि डैश व डैश दोनों जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तो ये वही है जो आपका सेकंड में आपको देखने को मिलता है, औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों ही एक ऐसी प्रक्रिया जो एक दूसरे से कोरिलेट करती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पांचवा है कि बागान के मालिक जो थे वो डैश थे। तो कौन थे बागान के मालिक? तो जिन्होंने चाय की बागवानी के लिए मजदूरों को लगाया था, तो वो आपके अंग्रेजी थे यानी कि ब्रिटिशर थे। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में जो कि एग्जाम में आपसे वन लाइनर में पूछ ले जाते हैं। तो एमसीक्यू के अंदर ये वाले क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें भी पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कल्चरल जो चेंज होता है वो क्या होता है। तो देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे कि हमारे विचार, धर्म, पहचान, संसाधन, व्यवहार इत्यादि में हो रहे परिवर्तन यानी बदलाव को हम सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। छठा क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए लोगों के कार्य करने के ढंग, उनके विचारों में बदलाव और समाज में जो संस्थाएं होती हैं उनके अंदर परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि आधुनिकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2015 में भी पूछ लिया गया था। तो देखिए ये वह प्रक्रिया होती है जो परिवर्तन के ऊपर आधारित होती है, यानी बदलाव के ऊपर। तो जैसे कि धर्मनिरपेक्षता हो गया, शिक्षा हो गया, नगरीकरण हो गया, नई नई मशीनों का आ जाना, नए अधिकार मिलना लोगों को, तो यह सब आधुनिकरण की ही देन है। आगे पूछ रहे हैं 8वां क्वेश्चन जो है वो है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो देखिए ये क्या होता है कि औद्योगिकरण एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें उत्पादन जो होता है वो घरेलू स्तर पर यानी कि एक डोमेस्टिक लेवल से आगे निकलकर कारखानों तक पहुंच जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम औद्योगिकरण का नाम देते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है वो है संरचनात्मक परिवर्तन आखिरकार क्या होता है। तो देखिए सामाजिक संबंधों में यानी कि जो सोशल रिलेशन होते हैं तथा संस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अगर उदाहरण की बात की जाए तो विवाह हो गया, परिवार हो गया, उनके अंदर चेंजेस आना, क्योंकि जो परिवार होते थे पहले जैसे जॉइंट फैमिली के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, यानी जिसके अंदर 3-4 पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। लेकिन आज के समय में एकल परिवार को, एकाकी परिवार को, जिसमें हम दो हमारे दो वाली प्रथा चलती है, सिस्टम चलता है, तो उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन वही होता है जो एक पुरानी व्यवस्था में डायरेक्ट ही चेंज आने, धीरे धीरे जो चेंज आ जाता है तो उसे ही हम संरचनात्मक परिवर्तन का नाम देते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था संरचनात्मक परिवर्तन के जो एमसीक्यू थे वो सारे अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैं आपको अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये एमसीक्यू सीरीज तब और अच्छे तरीके से समझ आएगी जब आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जिसकी मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट करा दी है, हर एक चैप्टर की मैंने वीडियो कंप्लीट करा दी है और आने वाले चैप्टर की भी मैं कराते ही रहूँगा। तो बेटर यही है कि आप पहले क्या करें, आप चैप्टर को देखें, उसके बाद जब आप एमसीक्यू देखोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे और सारे डाउट मैंने उसके अंदर आपके क्लियर कर भी रखे हैं। तो आई होप आपको ये एमसीक्यू वाली सीरीज काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।